तो आज का हमारा विषय है निर्मल वर्मा का जी का यात्रा वृतांत चीरों पर चांदनी। ठीक है। तो इस यात्रा वृतांत को पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय निर्मल वर्मा जी का भी समझ लेते हैं। उनके जीवन परिचय को थोड़ा सा भी देखते हुए चलेंगे। तो निर्मल वर्मा जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ 3 अप्रैल 1929 को शिमला में, और 25 अक्टूबर 2005 को इनका निधन हुआ था। कुछ यादगार कृतियां जैसे इनकी हैं रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा सुख, लालटीन की छत, वे दिन। तो ठीक है, तो ये इनकी कुछ मतलब प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अपने माता पिता के ये 8 भाई बहन थे। ब्रिटिश सरकार में इनके पिताजी डिफेंस अधिकारी थे। इन्हें नई कहानी विधा का प्रणेता भी माना जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका। ठीक है, इनके जीवन से संबंधित इनको नई कहानी विधा का प्रणेता माना गया। आगे की तरह इन्होंने भी क्या किया, पश्चिमी कहानी लेखन की विधा को हिंदी में प्रयुक्त किया। और निर्मल वर्मा का साहित्य संसार कहते हैं संक्षिप्त भले ही है, कम जरूर रचना लिखी, लेकिन जितनी भी इन्होंने लिखी उसमें ख्याति उन्हें बहुत मिली। पहाड़ी जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों को वर्मा जी ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। ठीक है। तो इनकी रचनाओं में अब तक अकेलापन, संत्रास, है ना, ये ऐसे तनाव जैसे आप इन चीजों को आप इनकी रचनाओं में देखेंगे। जैसे इनकी कहानी जो अपने इस पाठ्यक्रम में है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने इतिहास में एमए की डिग्री के बाद कुछ वर्षों तक अध्यापन कराया, और एक लंबे दौर दौरे यानी कि 59 से 72 तक यूरोप में ये रहे। यानी यूरोप में इन्होंने इतना समय बिताया। 1973 में ही इनकी कहानी माया दर्पण पर हिंदी की फिल्म भी बनाई गई, जिसे फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। तो माया दर्पण कहानी पर इनकी फिल्म भी बनी, ये भी नोट करिएगा। और रात का रिपोर्टर, एक चिथड़ा, सुखलाल टीन की छत इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अंतिम उपन्यास जो इनका था अरण्य था, 1990 में आया। 1958 की चर्चित कहानी परिंदे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो करीब 100 से अधिक कहानियों का प्रकाशन भी हुआ इनका। धुंध से उठती धुन, चीड़ों पर चांदनी महत्वपूर्ण इनके संस्मरण। इनका मतलब दूसरा संस्मरण नाम क्या है, धुंध से उठती धुन। कहानी संग्रह भी इनके है महत्वपूर्ण। ठीक है। कहानियों के नाम करें तो परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। थोड़ा सा कृतियां हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कहानियों की बात करें तो ये इनकी कहानियां हैं। उपन्यास की बात करें अगर, तो इनके उपन्यासों में आना था वे दिन 1958, लाल टीन की छत 1974, एक चिथड़ा सुख 1979, रात का रिपोर्टर 1989 और अंतिम अरण्य जिनका उपन्यास है आखिरी। और इसके बाद आगे आते हैं, निबंध भी लिखे इन्होंने। शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए 1987 में, भारत और यूरोप प्रतिश्रुत के क्षेत्र 1991, इतिहास, स्मृति और आकांक्षा 1991, आदि अंत और आरंभ 2001, सर्जना पथ के सहयात्री 2005, अंतिम साहित्य का आत्म सत्य 2005। ये इनके क्या है, कुछ निबंध संग्रह है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इनके कुछ यात्रा वृतांतों की बात करें जो हमारा आज का विषय भी है। चीड़ों पर चांदनी 1962, हर बारिश में, ठीक है, 1970, धुंध से उठती हुई धुन 1996, ये इनके क्या है, और तीन एकांत 1976, ये इनके महत्वपूर्ण क्या है, यात्रा वृत्तांत है। कौन कौन, चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, धुंध से उठती धुन और तीन एकांत। साक्षात्कार भी इन्होंने लिखे, जैसे दूसरे शब्दों में 1999 में लिखा। और प्रिय राम अवसानोपरांत 2006, संसार में निर्मल वर्मा अवसान उपरांत इनका साक्षात्कार आया 2006 में। ठीक है। दूसरी दुनिया 1978, प्रतिनिधि कहानियां 1988, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 में आया। और 11 लंबी कहानियां ये सन 2000। कुछ अनुवाद भी किए, रोमियो जूलियट और अंधेरा का बाहर और परिणाम से, कारेल चौपक की कहानियां, ये सारे कुछ अनुवाद भी इनके द्वारा कुछ किए गए। ठीक है। तो ये थी ये निर्मल वर्मा की रचनाओं की बात आती है।
अब बात आते हैं, हम आते हैं अपने उस पाठ्यक्रम पे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जो हमारा आज का विषय है, यात्रा वृतांत निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी। मूल पाठ इसका इस तरह से है, कुछ देखते हैं यहाँ पे। ये इसकी मूल पुस्तक की ये पीडीएफ है निर्मल वर्मा के। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, ठीक है। और प्रथम संस्करण इनका आया 1964 में। ये ईयर आपको याद रखना है, प्रथम संस्करण 1964 में आया था। भूमिका पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है भूमिका, तो भूमिका हमारे लिए पढ़ना थोड़ा जरूरी है। चलिए, तो भूमिका में लिखते हैं निर्मल वर्मा जी, अरसे बाद अपने इन स्मृति खंडों को दोबारा पढ़ते समय मुझे एक अजीब सा सूनापन अनुभव होता रहा है। कुछ वैसा ही रीता अनुभव जब हम किसी जिंदा फड़फड़ाते पक्षी को क्षण भर पकड़कर छोड़ देते हैं। उसकी देह से देह हमसे अलग हो जाती है, लेकिन देर तक हथेलियों पर उसकी धड़कन महसूस होती रहती है। एक दूरी का अभाव जो सफरी सूटकेस पर विभिन्न देशों के लेबलों पर लटका रहता है, उन्हें न रख पाने का मोह रह जाता है, न फेंक पाने की निर्ममता ही जुड़ पाती है। एक मिनट। इन फटे पुराने लेबलों के पीछे कितने चेहरे हैं, हाथ से हाथ मिलाने के गर्म स्पर्श, होटलों होटलों के काहली कमरे छिपे हैं। क्या इनका लेखा जोखा कभी संभव हो सकेगा? लेखक कहते हैं, यात्रा वृतांत क्या है? यात्रा करके वहां जहां गए आप, जहाँ की यात्रा का वर्णन किया, उसके बाद वहां की यादें ही तो होती हैं। तो वही लेखक कहते हैं कि है क्या वो सब होटलों के खाली कमरे में छिपे हैं? क्या इनका लेखा जोखा कभी संभव है? शिमला के वे दिन आज भी नहीं भूला हूँ। शिमला के दिनों के अधिक कहते हैं, वे दिन आज भी नहीं भूला हूँ। सर्दियां शुरू होती ही शहर उजाड़ हो जाता था। आसपास के लोग बोरिया बिस्तर बांधकर दिल्ली की ओर उतराई शुरू कर देते थे। बरामदे की रेलिंग पर बरामदे की रेलिंग पर सिर टिकाए हम भाई बहन उन लोगों को बेहद ईर्ष्या से देखते रहते, जो दूर अजनबी स्थानों की ओर प्रस्थान कर जाते। पीछे हमारे लिए रह जाते थे चीड़ के साए साए करते पेड़, खाली भुतहे मकान, बर्फ में सिमटी हुई स्कूल जाने वाली पगडंडी। उन सोनी कभी ना खत्म होने वाली शामों में हम उन अजाने देशों के बारे में सोचा करते थे, जो हमसे दूसरों के लिए हैं, जो हमेशा दूसरों के लिए हैं, जहां हमारी पहुंच कभी नहीं होगी। तब भी कल्पना भी तब भी तब कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन अचानक अपने छोटे से कमरे, ग्रामोफोन, कागज पत्तों को छोड़कर बरसों सात समुद्र पार रहना होगा। अभी हमने पढ़ा ना कि बहुत समय तक ये यूरोप में रहे, ठीक है। तो कहते तब हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी दूर भी हमें रहना पड़ेगा इन सबको छोड़ करके। कहते बचपन में मेरा एक प्री प्राइवेट खेल था, कुछ मॉर्बिड भी। रात को नींद की प्रतीक्षा करते हुए मैं सहसा अपने आप से पूछता, फर्ज करो अगले 5 मिनट में तुम मर जाओगे, इस बीच तुम कौन सी चीजें याद करना चाहोगे? मैं तब कुछ इतना घबरा सा जाता था कि जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में कुछ भी याद नहीं आता था। आज यदि मैं अपने से ये प्रश्न पूछूं तो निश्चय है कि स्मृति अनायास उन वर्षों और उनसे जुड़ी घटनाओं के आसपास घूमती रहेगी, जिसके कुछ अंश इस पुस्तक में संग्रहित है। ये बात दूसरी है कि 5 मिनट की मोहलत इस प्रक्रिया में 1-2 घंटे तक खिंच जाती है। उसके बाद भी मृत्यु का ना आना एक चमत्कार सा ही लगता है। वास्तव में इस भूमिका में लेखक कहते हैं कि चमत्कार ही की चर्चा करना चाहता था। इन यात्राओं में अनेक ऐसी घड़ियां आई थी जिन्हें शायद मैं आज याद नहीं करना चाहूंगा, लेकिन घोर निराशा और दैन्य के क्षणों में भी ये ख्याल कि मैं इस दुनिया में जीवित हूँ, हवा में सांस ले रहा हूँ, हमेशा एक मायावी चमत्कार जान पड़ता है। महज सांस ले पाना
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, एक जगह और भी मुझे मिला। कहते महज सांस ले पाना, जीवित रहकर धरती के चेहरे को पहचान पाना, ये भी अपने में एक सुख है। इसे मैंने इन यात्राओं में सीखा है। ठीक है, इस कथन को नोट कर लीजिएगा। कहते हैं कि महज सांस ले पाना, जीवित रहकर धरती के चेहरे को पहचान पाना, यह भी अपने में एक सुख है। इसे मैंने इन यात्राओं से सीखा है। हर चमत्कार के पीछे जरूर कोई ना कोई एंजल छिपा रहता है, ऐसा मैं विश्वास करने लगा हूँ। और यदि इस समय मुझे स्वामीनाथ बरेन रॉय और आइसलैंडी कवि थेरगियर थोगिएर और थोगिरशीन याद आते हैं, तो उनके प्रति सिर्फ अपना आभार प्रकट करने नहीं कहते, बल्कि इसलिए याद आते हैं कि उनके बिना शायद भी कोई चमत्कार संभव ना हो पाता। तो 7 जनवरी 1964 को नई दिल्ली में निर्मल वर्मा द्वारा इसकी प्रिय भूमिका लिखी गई थी। ठीक है, तो ये इसकी इतनी भूमिका थी। आगे चलते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन हमारे लिए बना पिछली बार। इसका एक क्रम है, उत्तर रोशनियों की ओर, चीड़ों पर चांदनी और डेहरी के बाहर। इस पुस्तक में ये 3 मुख्य शीर्षक है। उसके उपरांत इसके अंदर ये उप शीर्षक है। तो ब्रेक तो उदास नगर, शायद यही क्वेश्चन आया था पेपर में कि किसका शीर्षक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। ब्रेक तो एक उदास नगर, रोती हुई, मरमेड का शहर, उत्तरी रोशनियों की ओर, सफेद रातें और हवा, कीड़ों पर चांदी शीर्षक का है, लिदिस से एक संस्मरण, बर्त राम का एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी इसी दूसरे जो शीर्षक, उसका नवा उपशीर्षक है, या कह सकते हैं इस पुस्तक का नवा उपशीर्षक है। देहरी के बाहर में लेक्सनेस एक इंटरव्यू और काफका और चापेक, ये इसी पुस्तक में संकलित ये शीर्षक है। और समकालीन एक साहित्य एक और भी ये आता है, और देहरी के भीतर चेक के पन्ना। तो आपको ये पहला और ये दूसरा पेज आपको बिल्कुल रिजल्ट देना है, कहीं से कोई शीर्षक उठा के क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बना था पिछली बार। ठीक है, अब यहाँ से ये पुस्तक शुरू होती है, इसका मूल पाठ, ब्रेक तो एक उदास नगर। ठीक है, जहां से इसका है, एक पुरानी कहावत है कि 1000 मील की यात्रा एक छोटे कदम से आरंभ होती है, किंतु कौन से अनजाने क्षण हम वह कदम आंखें मूंद लेते हैं, आज भी मेरे लिए रहस्य बना हुआ है। तो इसकी हम समीक्षा देखते हैं। तो चिड़ों की चांदनी की हम लोग बात कर रहे थे। चिड़ों की चांदनी यात्रा वृतांत लेखक निर्मल वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है, जो उनके सन 1959 में प्रकाशित थी। 60 चिड़ों पर चांदनी का नवा संस्मरण है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो इनका संग्रह था 1959 का, चिड़ों पर चांदनी, इसका ये कौन सा संस्मरण है, तो ये नवा संस्मरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चिड़ों पर चांदनी संग्रह को लेखक ने 3 उपशीर्षकों में विभाजित किया, जो भी हमने देखा। प्रथम है उत्तरी रोशनियों की ओर, चिड़ों पर चांदनी और देहरी के बाहर। और इसके उपशीर्षक जो है वो भी हमने यहाँ पर देख लिए। उसके बाद आते हैं कि निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी जो यात्रा संस्मरण में पहाड़ी प्रदेशों के प्रमुख वृक्ष जो है चीड़ को पहाड़ का प्रतीक मानकर भारतीय पहाड़ी प्रदेशों की प्राकृतिक सुषमा को अभिव्यक्त किया है, जो अपनी रमणीयता, रहस्य और भय से व्यक्ति को आह्लादित, विस्मित और भयभीत करती है। पहाड़ों पर चांदनी, ये अद्भुत मायाजाल मैंने पहली बार देखा था। यह एक अलौकिक विस्मय से मेरी आंखें अनायास मूंद गई थी। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है।
लेखक लिखते हैं, ये उसी किताब का अंश है कि पहाड़ों पर चांदनी का यह अद्भुत मायाजाल मैंने पहली बार देखा था। एक अलौकिक विस्मय से मेरी आंखें अनायास मुंद गई थी। उस रात मुझे लगा था कि पहाड़ों में भी सांप की आंख जैसा एक अविस्मृत जादुई सम्मोहन होता है, एक भुतैला सा सौंदर्य जो एक साथ हमें आतंकित और आकर्षित करता है, जिसके मोह पाश में बंधना उतना ही यातनामय है जितना इससे मुक्त होना। यानी लेखक ये कहना चाहते हैं कि पहाड़ों में भी एक ऐसा सम्मोहन है जो आपको उसी उस ओर खींचता है। निर्मल वर्मा जी का जन्म हुआ था पहाड़ों पर, अभी हमने पढ़ा शिमला में हुआ था, जिसके कारण पहाड़ों से उन्हें विशेष लगाव। इन पहाड़ों पर उन्होंने उनकी आत्मा बसती है। पहाड़ बदलते रंग, हवा का पागलपन, चीड़ों की कतारें, झील की तरलता और बादलों की अटखेलियां निर्मल जी को भाती थी। और जब वह भाव उनके चित्र बनाने लगते हैं, जब वह भाव चित्र बनाने लगते हैं तो उनके सामने जहां स्कूल जाने वाली शॉर्टकट पगडंडी, खुबानी का पेड़, डाकखाने के नीचे का बम्बा जैसी वस्तुएं उभरती हैं, वो दिखाते हैं लेखक इसमें। और वही वो क्या बताते हैं, वही देवदार के मोटे मोटे गालों सी चिपकी बर्फ, सांता क्लॉज के सन से सफेद बाल, पाउडर पफ सा बादल, पहने चाकू सी हवा, रेखाओं सी ऊपर नीचे उतरती पगडंडियां, ताश के पत्ती सी स्लेटी छत, नीले वृक्ष, पिरामिड, पहाड़ियों पर रेंगती धूप, झील के हंसते सोए चेहरे उभर आते हैं। लेकिन ये कितने अच्छे तरीके से इन शब्दों को देखिए प्रस्तुत किया है कि पाउडर पफ सा बादल, पहली चाकू सी हवा, है ना, सांता क्लास के सन से सफेद बाल, चिपकी बर्फ, मोटे गाल, चीड़ों के, देवदार के मोटे, तो इस कितने सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत किया। आगे लिखते हैं, निर्मल जी ने बड़ी बारीकी से थॉमस मान के मैजिक माउंटेन में स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ी चोटियों से अधिक सौंदर्य भारतीय पहाड़ियों में अनुभव किया। ठीक है, वो कहते हैं कि जो स्विट्जरलैंड की, थॉमस मान के मैजिक माउंटेन में स्विट्जरलैंड की जो बर्फीली पहाड़ियां हैं वहां से अधिक सुंदर वो उनको भारतीय पहाड़ियां लगी। स्विट्जरलैंड की पहाड़ी चोटियां शिमले से अलग हैं, वहां कभी नहीं गए, उन्होंने कभी नहीं देखा। किंतु जिस मैजिक फाउंटेन की बर्फीली गुफाओं में खोकर हैस कैस्ट्रप ने, कहते हैं, विराट सत्य की उपलब्धि की थी, उसकी क्षणिक उड़ती हुई अनुभूति कितने बार बचपन में हुई, क्या उसका लेखा जोखा करना संभव है। कहते हैं, अर्थात स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों का आनंद भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वत्र दिखाई पड़ता है। ये निर्मल वर्मा जी यहाँ पर बताना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि वर्मा जी ने इस यात्रा वृत्तांत में शिमला, गुलमर्ग, खिलमर्ग, नैनीताल की वादियां, नौकुचिया, भीमताल, नारकंडा, रानीखेत आदि के प्रवास के समय की स्मृतियों को उन्होंने इसमें संजोया है। पहाड़ों की रात्रि बिखरी हुई चांदनी, बादलों की गहमा गहमी, झीलों की निर्मलता, हवाओं की गुनगुनाहट और एवं सरसराहट, पहाड़ों की रहस्यात्मकता उन्हें आकर्षित करती रही। निर्मल जी प्रकृति से तादात्म्य करते हुए अनेक व्यंग प्रस्तुत करते हैं, प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। कहते हैं, झील के कितने चेहरे हैं, यह चेहरा एक ही है, केवल भंगिमाएं बदलती हैं। धूप ने जाल डाला है, चमकीली मुलायम मछलियों सी लहरें जाल के तंतुओं से खेलती हैं, फंसती हैं और फिसल जाती हैं। निर्मल वर्मा प्रकृति की इन भंगिमाओं को आत्मसात करते हैं। निर्मल जी की पहाड़ों की इस रात को मनुष्य के अंदर छिपे अंधकार एवं निराशा तथा आशा के छंद के समानांतर वो इसको खड़ा करते हैं और मनुष्य एवं प्रकृति में तादात्म्य स्थापित करते हैं वो, और अंततः वो शांत भाव में उसकी परिणति होती है। कुल मिलाकर इस यात्रा वृत्तांत में निर्मल जी पहाड़ों पर बिखरी चांदनी को आधार बनाकर पहाड़ों के सौंदर्य और उनकी कठिनाइयों को अंगीकार करते हैं, और चीड़ों पर चांदनी दुर्गम परिस्थितियों में सौंदर्य की अनुपम एक तरह से उनकी अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये इसकी समीक्षा थी। एक पीडीएफ मेरे पास और थी, उसमें कुछ इसकी चीजें देख सकते हैं। इसका पीडीएफ शायद आपके ग्रुप में भी है, नहीं होगा तो आज फिर से ले देंगे। निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत का आधुनिक और उत्तर आधुनिक संदर्भ, ये
अभी हमने इसको पढ़ा कि ये चीड़ों पर चांदनी इनके संस्मरण की पहली किताब है और इसका पहला संस्करण 1964 में भारतीय ज्ञानपीठ कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और इसी संस्मरण का 9वां संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी। शीर्षक भी इसका चीड़ों पर चांदनी है, लेकिन जो चीड़ों पर चांदनी संस्मरण है वो 9वां संस्मरण है, ये आपको याद रखना है। इन संस्मरणों में निर्मल वर्मा ने खुद की आंख से दुनिया को और दुनिया की आंखों से खुद को देखने, परखने, खोजने का प्रयास किया। निर्मल वर्मा की कहते हैं यात्राएं जितनी बाहर की होती है उतनी ही अंदर के मन की भी होती है, भीतर की होती है। भूमिका में वो लिखते हैं ना, अभी जो मैंने कथन पढ़ा था, महज सांस ले पाना, जीवित रहकर धरती के चेहरे को पहचान पाना, यह भी अपने आप में एक सुख है। इसे मैंने यात्राओं से सीखा कहते हैं। वे दिन उपन्यास में भी वो लिखते हैं, पॉलिसी यहूदी के शब्दों में कहते हैं इस उपन्यास में कि सांस ले पाना, महज हवा में सांस ले सकना, इससे बड़ा सुख कोई और है ही नहीं। तो निर्मल वर्मा दुनिया के शहरों में सैर करते हुए सब शहरों की दुनिया पर निगाह डालते हैं, यानी दुनिया के शहरों में सैर करते हुए जब शहरों की दुनिया, जो शहरों की दुनिया है उस पर निगाह डालते हैं, विभिन्न शहरों में जब भ्रमण किया तो सहज ही कहते हैं कोई लेखक या उसकी कृति या उसकी कुछ पंक्तियां उनकी आंखों में तैरने लगती हैं। आइसलैंड में जा रहे होते हैं तो किंतु बराबर प्राग के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें टॉलस्टॉय का वो कथन याद आता है जिसका भी जिक्र आता है। कहते हैं वार एंड पीस की कुछ पंक्तियां याद आती है, ये नोट डाउन करिएगा कि टॉलस्टॉय का कथन आता है और वार एंड पीस जो इनकी रचना उसकी कुछ पंक्तियां आती हैं। लिखते हैं कि जब हम किसी सुदूर यात्रा पर जाते हैं, आधी यात्रा पर पीछे छूटे हुए शहर की स्मृतियां मंडराती हैं। केवल आधा फासला पार करने के बाद ही हम उस स्थान के बारे में सोच पाते हैं जहां हम जा रहे हैं। निर्मल वर्मा के लिए बर्लिन आने का सबसे बड़ा आकर्षण क्या था, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लेखक बर्लिन आने का सबसे बड़ा आकर्षण क्या बताता है, कारण क्या बताता है। बर्टोल्ट ब्रेख्त और उनके नाटक लेखकों को बर्लिन आने का लेखक का सबसे बड़ा कारण ये होते हैं। बर्तोल ब्रेख्त के नाटक की वजह से, उसके आकर्षण की वजह से वो बर्लिन जाते हैं और उनकी पुरानी दबी एक साध थी कि बर्लिन असेंबल्स में ब्रेख्त का नाटक देखने की उनकी एक इच्छा भी थी। बर्लिन छोड़कर जाते हुए निर्मल जी क्रिस्टोफर ईथरवुड के उपन्यास गुड बाय टू बर्लिन की याद उनको फिर आती है। इन रचनाओं को जो जिक्र आता है, अगर बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं तो इन चीजों को नोट डाउन करिएगा। और कहते हैं ये युद्ध से पहले की रचना है गुड बाय टू बर्लिन, जबकि इस युद्ध के बाद बर्लिन बहुत कुछ बदल गया। युद्ध से पहले की रचना है ये, और युद्ध के बाद जब बर्लिन लेखक गए तो बहुत कुछ बदला हुआ था, तो उसमें अंतर मिला। तो कहते हैं कोपेनहेगन के रेस्तरां, नाइट क्लब, रूलेट निर्मल जी की स्मृति में दास्तायवस्की के हीरो को उभारते हैं। और कोपेनहेगन उसी तरह किरकेगार्ड से जुड़ा है, कहते हैं जिसमें प्राग कॉफका से, प्राग कौन है, विद्वान है ना, प्राग कॉफका से। निर्मल वर्मा लिखते हैं कि कोपेनहेगन को आत्मसंतोष और सतीपन की दलदल से बाहर निकालने की कोशिश की थी एक अन्य डेनिस ने, जिसे कोपेनहेगन के निवासी आखिर तक सिरफिरा समझते रहे। नाम था उसका किरकेगार्ड। किरकेगार्ड ने मतलब कोपेनहेगन को इससे निकालने का प्रयास किया। तो इन्हीं सारी चीजों का वो इस पे जिक्र करते हैं। आगे कहते हैं कल्पना नहीं की जा सकती कि कोपेनहेगन के अलावा किरकेगार्ड किसी और शहर में हो सकते थे, उसी तरह जैसे प्राग के बिना काफ्का की कल्पना करना भी कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन कोपेनहेगन संग एंडरसन का नाम जोड़ने से निर्मल वर्मा को हमेशा कहते दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि जिन्होंने अपनी विश्व विख्यात परिकथाएं कोपेनहेगन में ही लिखी थी। कोपेनहेगन की कला गैलरियों में घूमते हुए निर्मल वर्मा को कहीं पढ़ी या सुनी हुई बात याद आई कि एक बार दिलाक्रॉय ने जॉर्ज साद और सोपा का चित्र बनाया था। एक दिन जब जॉर्ज साद दिलाक्रॉय से मिलने गई तो उनके स्टूडियो में अचानक उनकी नजर इस चित्र पर पड़ गई। न जाने क्यों सोपा के संग अपने चित्र को देखकर उन्हें बुरी तरह झुंझुलाहट हुई और गुस्से में उन्हें चित्र को दो हिस्से में उन्होंने फाड़ दिया। एक में अपना चित्र था, दूसरे में सोपा का। कहते हैं इस चित्र का भाग ड्रेस्टर्न की आर्ट गैलरी में है और दूसरा भाग कोपेनहेगन में है।
ये सारी चीजों का जिक्र इस रचना में आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में तब आएंगी जब हम आप पूरी एकदम से उसको इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तभी बातें हमारे दिमाग में बैठेंगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो अभी आपने पहली वाली पीडीएफ में समझ लिया। इसके आपको प्रश्न उसके शीर्षक है वो याद रखनी है, और रचनाएं विशेषकर निर्मल जी की याद रखनी है। ठीक है, 61 की गर्मियों का भी जिक्र इसमें करते हैं। अन्य शीर्षकों के तहत मध्य यूरोप में जर्मनी से गुजरते हुए निर्मल वर्मा उसका भी जिक्र करते हैं, जर्मनी शहर का। ठीक है, और नौवे की बात करें, पूर्वी बर्लिन के चौराहों पर स्टेशन की दीवारों पर अक्सर बड़ी बड़ी सुर्खियों में ये चेतावनी के शब्द निर्मल वर्मा की आंखों को रोक लेते। चेतावनी क्या थी? फासिज्म नेवर अगेन, ये चेतावनी थी वहां पर। शीत युद्ध यूरोप की दैनिक चर्चा में किस तरह शामिल हो गया, इसका अनुभव निर्मल वर्मा को लंदन में हुआ जब वो टॉमस कुक कंपनी से प्राग का टिकट लेने गए। टिकट मांगने पर एक बहुत ही शालीन भद्द अंग्रेज बाबू ने निर्मल जी की ओर देखते हुए कहा, प्राग, बट डोंट यू नो इट इज बिहाइंड आयरन कर्टेन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हर उस शीर्षक से इसमें कुछ लाइनें दी गई हैं। ऐसे इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि इन्होंने हर उससे थोड़ी थोड़ी लाइनें जोड़ करके इस पुस्तक को बनाया है। ठीक है, आइसलैंड का भी उन्होंने जिक्र किया, और इन सभी शीर्षकों के तहत अगर देखा जाए तो ये पहला हो गया। फिर एक बारिश में इनका दूसरा था, ये इनके यात्रा वृत्तांत है। हर बारिश में इनका दूसरा यात्रा वृत्तांत है। इसमें तो बाकी सारे दिए गए हैं, लेकिन हमारा मतलब है तीरों पर चांदनी से, धुंध से उठती धुंध, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, इस तरह से इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो यहाँ पर तो एक तरह से पूर्ण हो जाते हैं। ये इसका मूल पाठ है, जिसको मूल पाठ पढ़ना है तो वो भी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जिसके आपको सबसे पहली चीज बस उसके शीर्षक याद रखना जरूरी है। 1964 इसका ईयर, इसकी भूमिका पढ़ लीजिएगा एक बार और इसके जो शीर्षक, इसी भूमिका से ये कथन है जो सांस लेने वाली बात आई है, वही कथन था, उसी से लिया गया है। और ये आपको पेज अच्छे से याद रखना है। ठीक, और 9वां संस्मरण है इस पुस्तक का, चीड़ों पर चांदनी, ये याद रखना है। ठीक है, और इस पुस्तक की जो समीक्षा है इसको आप पढ़ लीजिएगा तो इसमें और क्लियर थोड़ा सा अच्छे से समझाया गया, अपने शब्दों में आप इसको और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्विज होगी इसी पे हम करा देंगे।